आज बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर। महामारी, कोरोना की महामारी जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ लाशें ही लाशें देखने को मिल रही हैं, शमशान घाट पटे हुए हैं, टोकन लेना पड़ रहा है दाह संस्कार के लिए। आपको बता दें, देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में हाहाकार इस समय कोरोना से मचा हुआ है। आज हम बात करेंगे महामारी का शिकंजा। जिस तरह से देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से वैक्सीन कम हो रही हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन में कमी आ रही है, हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उस समय लगी हुई हैं, उस समय बात करेंगे महामारी का शिकंजा की। मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पर सीएम शिवराज कह रहे हैं कि मैं लगातार व्यवस्थाओं की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। पूरे मामले में पेश है खास पेशकश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10:75 पर अचानक फोन करके बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी ली और बताया कि भोपाल के एम्स, जेके और पीपल्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इन सबके बाद हमने भी कोविड हेल्पलाइन और 10:75 पर कॉल करके ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता जाननी चाहिए, तो ऑक्सीजन बेड कहीं उपलब्ध नहीं मिला। पर सबसे बड़ी बात पीपल्स हॉस्पिटल की है, जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। हमने पूछा कि कब तक ऑक्सीजन बेड मिल सकता है, तो उन्होंने बड़ी ही सरलता से कह दिया कि जब कोई मरेगा तभी खाली होगा। अच्छा, ये एम्स में ऑक्सीजन बेड मिलेगा? अच्छा, और प्राइवेट में कहाँ उपलब्ध है? जेके में है क्या? अच्छा, जेके गवर्नमेंट फैसिलिटी में आता है। और इसमें पीपुल्स में ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज है। कितने बिस्तर हैं? और ऑक्सीजन भी है अभी? ठीक है, ओके। अब आदमी जहाँ हॉस्पिटल जिंदगी जीने की मंशा से जाता है, वहाँ उसकी मौत की उम्मीद करना कितना संवेदनशील है, आप खुद सोचिए। ऑडियो में साफ तौर से पीपल्स हॉस्पिटल के जिम्मेदार के न्यूज के भोपाल संवाददाता को किस अमानवीय तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए सर, पीपल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए सर, पान बात कर रहा था। हाँ 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 बोलिए सर, बेड चाहिए था। बेड तो ऑक्सीजन बेड तो अभी है नहीं, कोई नहीं, वेंटिलेटर है। ऑक्सीजन नहीं है हैं? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बेड नहीं है मतलब? नहीं है सर, जनरल में जनरल है। जनरल है। हाँ, तो ऑक्सीजन बेड कब उपलब्ध हो पाएगा? वो कुछ नहीं कह सकते। जब किसी की डेथ हो जाएगी तो फिर मिल पाएगा। जो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है अवेलेबल? नहीं बेटा, नहीं भैया, सब पूरा फुल है, पूरा। नहीं सर, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, अरे चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट वाला भी नहीं है। तो पीपल्स में है नहीं अवेलेबल? नहीं है, अभी नहीं है, आज के दिन में अभी नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है आज के दिन में अभी। अब जहां सीएम ऑक्सीजन बेड उपलब्धता की जानकारी दे रहे हैं, वहां बेड का उपलब्ध ना होना सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़ा करता है। भोपाल से संवाददाता कयूम पठान की रिपोर्ट। देखा आपने किस तरह से भोपाल का बड़ा हॉस्पिटल पीपुल्स में जो हालत है, पेशेंट कह रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि बेड चाहिए, तो वो कह रहे हैं मरने का इंतजार हो रहा है। वो कह रहे हैं जब कोई मरेगा तब आपको बेड मिलेगा। ये हालत है, आपने देखा। अब आपको ले चलते हैं यूपी के राजधानी लखनऊ में। कुछ ऐसे ही हालात वहाँ भी हैं। लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की, अमानवीयता क्या उनके अंदर है, देखिए इस ऑडियो में। आप सुनिए कैसे बिहेव कर रहे हैं। संतोष कुमार से बात हो रही है? जी हाँ। हमारी जानकारी के अनुसार वर्तमान में आप होम आइसोलेशन में हैं। जी। आपके द्वारा चिकित्सा विभाग के होम आइसोलेशन ऐप को डाउनलोड कर सूचना नियमित रूप से भरी जा रही है। कोई नहीं दी गई सूचना अभी तक। होम आइसोलेशन ऐप डाउनलोड किया है, सूचना भर रहे हैं? नहीं, अभी डाउनलोड नहीं किया गया, अभी आपने बताया नहीं। ये जानकारी जिला प्रशासन स्तर से आपको अवगत कराई जाएगी। हमारे स्तर से आपसे जानकारी के लिए अभी तक डॉक्टर ने संपर्क तक नहीं किया है। हमारे जाओ ना जाके गवार तो हो। तो तुम खुद तो देखा आपने किस तरह
महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग जो एक लोगों के लिए एक आसरा है कि राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके से जवाब मिल रहे हैं, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे बेड के लिए हो, चाहे वहाँ पे आप किसी जानकारी मांगने जाएं, सब तरफ से ही आम आदमी को इस तरीके से जवाब मिल रहे हैं। कोरोना महामारी इतना विकराल रूप ले चुकी है, उसके बावजूद सरकार लाख प्रयास कर रही है कि इस महामारी से किस तरह से संक्रमण को रोका जाए। लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस तरह अमानवीय भाषा का प्रयोग करना और बर्ताव करना रोजाना देखने को मिल रहा है। इस समय लखनऊ से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर है, कोरोना हेल्पलाइन में मिली मरने की सलाह। जी हाँ, हेल्पलाइन ने दी मदद के बजाय मरने की सलाह। ये वाकया है लखनऊ का। मरीज से फोन पर अपशब्द कहते हुए कहा गया, गंवार, तुम गंवार हो। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने मुख्यमंत्री को इस मामले में पत्र भी लिखा। वहीं भोपाल में प्रदेश में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो यूपी में ये हाल है। राजधानी में शहर के अस्पताल अमानवीय हो चुके हैं। भोपाल में पीपुल्स हॉस्पिटल ने सारी हदें पार कर दी हैं। वहाँ बताया जा रहा है कोई मरेगा तभी मिलेगा बेड। आपको बता दें कि कोरोना हेल्पलाइन में लखनऊ में मरने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं राजधानी में किसी के मरने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद बेड दिया जाएगा। ये हालात हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानियों के। मरीज से फ़ोन पर अपशब्द कहे जा रहे हैं परिजनों से। परिजन बेड के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि मरने का इंतजार हो रहा है, जब कोई मरेगा तब आपको बेड दिया जाएगा। लखनऊ की राजधानी में गाइडलाइन के लिए फ़ोन किया जा रहा है, जानकारी के लिए फ़ोन किया जा रहा है, तो उनसे बर्ताव कहा जा रहा है, गंवार हो और आप मर जाओ। ये अमानवीय चेहरा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कष्टदायक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी और लखनऊ राजधानी यूपी की राजधानी लखनऊ से भरत सेट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपके पास आएंगे। जो भोपाल में जिस तरह से व्यवहार दिखा, बेड के लिए कहा जा रहा है कि जब कोई मरेगा तब आपको बेड मिलेगा, तो ये कहाँ तक ये मानवीय है? और यह एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब कोई मरेगा तब आपको बेड मिलेगा। हमारी जानकारी के अनुसार वर्तमान में आपको क्या बता दूं, चूंकि क्या हुआ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चीजों का जायजा ले रहे थे, तो 10/10/75 पर कॉल के बिना किसी चीज से ही उन्होंने फोन लगाया। उसका बकायदा उन्होंने जो भी ट्वीट किया, लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ उनकी बातों को सुना गया और उन्हें बताया गया कि एम्स में, जेके में और पीपल्स हॉस्पिटल 3 जगह पर ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है। ये बताया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। महज उसके 5 घंटे बाद ही हमारी टीम के द्वारा 10:75 पर फोन लगा होने की बात तो कि हाँ पीपल्स उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन आप वहां पर कॉल कर लीजिए। तो वहां पर जब उसके बाद जब हमारे द्वारा हॉस्पिटल्स पर कॉल किया गया, तो जेके हॉस्पिटल्स ने किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। कम से कम 50 फोन लगा, तो उनके ना रिस्पॉन्ड करने से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की बेड की उपलब्धता रही होगी, जब वो खुद नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। उसके अलावा पीपल्स हॉस्पिटल के भी हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी सुना रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोई भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है दावा कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी पर भरोसा करके बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ बेड उपलब्ध है। हमारे द्वारा फोन किया गया तो हॉस्पिटल्स पर जब हमने जबरदस्ती उनसे कि हम उनसे लगातार पूछते रहे कि ऑक्सीजन बेड कब तक उपलब्ध हो पाएगा या कब तक उपलब्ध रहा है, तो उन्होंने केवल ये बताया कि हाँ जनरल बेड उपलब्ध है और ऑक्सीजन बेड तभी उपलब्ध होगा जब कोई मरेगा।
तो आप ये संवेदनशीलता का अंदाजा लगाइए कि व्यक्ति हॉस्पिटल में मरने के लिए नहीं जाता है, व्यक्ति हॉस्पिटल में जीवन पाने के लिए जाता है, जिंदगी की उम्मीद लिए जाता है। और ऐसे में उनके हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा ये कहना, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट द्वारा ये कह देना, बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सरलता से कह देना कि जब कोई मरेगा सभी बेड उपलब्ध जी होगा। जी अवधेश जी, बेहद मानवीय चेहरा सामने आया स्वास्थ्य विभाग का। आपको याद होगा बीते दिनों भी इंदौर में भी एक वाकया सामने आया था कि मास्क जरा सा हटा था तो उस बच्चे के सामने पिटाई करी थी पुलिस वालों ने, बुरी तरीके से मारा था इंदौर में। तो कहीं ना कहीं जब सीएम को जानकारी दी जा रही कि उपलब्ध सब चीज़ें हैं और हकीकत कुछ और है, तो निश्चित तौर पर इसके अलावा भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सीएम को या ऊपर प्रशासन को, तो निश्चित तौर पर उसमें भी घपलेबाजी हो रही है, चाहे वो मौतों का आंकड़ा हो, चाहे ऑक्सीजन वैक्सीन की उपलब्धता हो। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यहाँ भी घोटालेबाजी आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा है। अवधेश जी देखिए, इस पूरी चीजों को लेकर के सवाल इसलिए बनता है कि सीएम ने मशीनरी से पूछ करके ये दावा नहीं किया। उन्होंने ये दावा किया कि मैंने एक जनरल पेशेंट की तरह एक जनरल व्यक्ति की तरह कॉल किया है। लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत आ रही है अवधेश, बने रहेंगे साथ में। भरत आपके पास आते हैं, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आप हैं इस समय हमारे सहयोगी। जिस तरीके से वहां पर लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, आपको बता दें कि लगातार केसों का इजाफा कहीं ना कहीं चिंताजनक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या पूरी राजधानी लखनऊ की बात करें। तमाम अधिकारी इस पर नजर लगाए बैठे हैं, बनाए बैठे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और इस समय होम आइसोलेशन में है, सारा जो काम है वो शुरू कर रहे हैं। स्थिति ऐसी आ गई है, हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक में जगह नहीं है, लाइन लग रही है, वेटिंग लग रही है और कब्रिस्तानों में एडवांस में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। भरत उसके बाद में सलाह दी जा रही है आप मर जाइए, क्या हेल्पलाइन इसलिए बनी है? ये बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष थे मनोहर सिंह, उनका परिवार इस समय क्वारंटाइन है। उनके लड़के ने संतोष सिंह के पास सीएम हेल्पलाइन से कॉल आता है, एक कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन से कॉल करती है और उनको सलाह देती है, पहले जानकारी देती है। जानकारी से अवगत नहीं होते संतोष सिंह, तो उनको जानकारी दी जाती है आप गवार हैं, आप मर जाइए। बेहद शर्मनाक है जिस तरीके से ये जानकारी दी जा रही है। इस समय स्थिति राजधानी लखनऊ की ऐसी है, लोग घबराए हुए हैं। कोविड जैसे अगर पॉजिटिव आ रहा है, लोग घबरा रहे हैं और कुछ लोग से भी इस बीच मर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कर्मचारी, कॉल सेंटर कर्मचारी दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं और लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। अगर आदमी की स्थिति गंभीर होगी तो कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु होना संभव है। जिस प्रकार से ये जो सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, लोगों को समझाने के लिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जो भी पेशेंट है कोविड के, वो निगरानी बनाए रखे सीएम हेल्पलाइन वाले, इसको देखते हुए की गई। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वाकया है, उन्होंने जानकारी की बजाय मर जाने की बात कही कि आप जाके मर जाइए और गवार है, इस तरीके का मामला कहीं ना कहीं संवेदनशील है। जाहिर तौर पे निसंदेह कहना उचित होगा कि ये कर्मचारी या अधिकारी लापरवाह सारी हदें पार कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में योगी सरकार बेहद प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े अधिकारी प्रयासरत है। लेकिन जो नीचे तबके के अधिकारी हैं, इनसे जुड़ी लगातार खबरें लापरवाही की आती हैं, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं। उसके अलावा भरत आपको बता दें कि लखनऊ की स्थिति बेहद खतरनाक है। ये डराने वाली बात नहीं, के न्यूज़ लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, मास्क लगाने की सलाह दे रहा है, सैनिटाइजर की सलाह दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहा है। ये डराने का काम है, लेकिन जो स्थिति है वो वाकई काफ़ी भयावह है, इससे आप भी अवगत होंगे। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से माहौल राजधानी लखनऊ का चल रहा है, इसको अगर बयान कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और शमशान घाट से लेकर हॉस्पिटलों के बाहर जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, लोग घबरा रहे हैं, चिंतित हैं कि उनके साथ कोई ऐसी बीमारी उनको अपनी चपेट में ना ले ले। लगातार स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित हैं और बैठक कर रहे हैं और डीएम और कई आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री खुद कोविड के शिकार हैं और कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके जो अंडर में जो अधिकारी हैं, चाहे वो जमीनी स्तर के जो कर्मचारी हो, उनका ऐसा कहना और इस तरीके से पूरे वाक्य को समझाना कि मर जाओ गवार हो, कहीं ना कहीं एक ठेस जरूर मुख्यमंत्री के भी पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उस कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी बात है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, अभी कोई भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुख्यमंत्री तक को ये पत्र और ऑडियो वायरल भेजा गया है। संतोष सिंह जो उनके पुत्र हैं, मनोहर सिंह के जो होम क्वारंटाइन है,
उन्मुक्ति के माध्यम से भेजा गया। लेकिन जब हमारी के न्यूज की पूरी उनसे बात हुई संतोष सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, किसी भी अधिकारी से इस संबंधित में मेरे पास कॉल नहीं आई। हम लोग थोड़ा मजबूत है, अगर कोई और ज्यादा पेशेंट, गंभीर पेशेंट होता, अगर उसके साथ ये वाकया होता तो शायद बहुत बड़ी बात थी, बहुत खतरा उसके लिए होता। अभी 2 दिन पहले एक बात है, जब जज की वाइफ पत्नी रमेश चंद जी की 3 दिन तक वो फोन करते रहे डीएम से लेकर सीएमओ तक को, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, जिससे उसके बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। बड़ा दुखद घटना थी। एक जज के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपना पत्र वायरल किया कि उनकी जो वाइफ है उनका मृत्यु हो चुकी है, एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। और आपको बता दें कि सरकार जितना भी प्रयास कर ले, मुख्यमंत्री जितना भी प्रयास करे, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो उनके नीचे अधिकारी हैं, शायद उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर दिख रही है। स्वयं विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष के बीजेपी के कई भी मंत्री भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अधिकारियों को समझा रहे हैं। इससे पहले जो कानून मंत्री है ब्रजेश पाठक का भी पत्र वायरल हुआ था, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया कि एक पेशेंट को एडमिट करवाया जाए, फिलहाल वहां तक ना एडमिट हुए ना एम्बुलेंस पहुंची। अगर मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का ये हाल है तो आम जनता का हाल तो बेहद चिंताजनक होगा, सोचने का विषय है। ठीक, भरत रुकेंगे यहाँ पे और बने रहिए साथ में। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दावे कर रहे हैं ऑक्सीजन कमी नहीं है, बेडों की कमी नहीं है, उसके बाद ये रिजल्ट जो आ रहे हैं सामने, तो क्या कुछ कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा जा रहा है सीएम को, या सीएम के दावे झूठे हैं, क्या कह सकते हैं इसको? तो आंकड़ों में वाकई में मध्य प्रदेश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त संसाधन दिखा रहे हैं। जैसे मैं आपसे अभी बेड उपलब्धता की, NHMP जो कि पोर्टल है, उस पोर्टल के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 13 तारीख तक अपडेट दिया गया था। 13 तारीख के बाद वहां पर भी अपडेट आने बंद हो गए। तो 13 तारीख की जो आखिरी अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर यह बताया गया कुल मध्य प्रदेश में 35,989 बेड है, और उन 35,989 बेड में 20,256 बेड उपलब्ध है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आंकड़े वाइज अलग अलग तरीके से देखें तो उन्होंने बताया कि 12,824 बेड जो है आइसोलेशन के लिए हैं, जिसमें 9,421 खाली हैं। ऑक्सीजन के 16,803 बेड है, जिसमें 8,250 खाली है। आईसीयू के 6,362 बेड हैं, जिसमें 2,585 खाली है। अब आप सोचिए, उन्होंने बताया कि 20,000 से अधिक बेड पूरे प्रदेश में खाली है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में उन्होंने बताया कि 2120 बेड है आइसोलेशन के, जिसमें 1699 खाली है। ऑक्सीजन के 3422 बेड हैं, जिसमें 1400 खाली है। आईसीयू के 1214 बेड है, जिसमें 328 खाली है। जब इतने सारे बेड खाली है, जो इलाज लोगों को इंतजार के ऑक्सीजन बेड डाला है। आंकड़ों में अगर हम जाए तो मध्य प्रदेश में तमाम चीजें उपलब्ध है, किसी प्रकार के कोई संसाधन की कमी नहीं है। लेकिन जब वास्तविकता पे आप जाइए, जब जमीनी हकीकत पे जाइए, तो सब कुछ ढाके की बात है, कुछ भी आपको नजर नहीं है। यही अवधेश, जब सब चीजें उपलब्ध है, हर जगह बेड है, ऑक्सीजन वाले बेड हैं, तो फिर ये माताहत इस तरह से रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं? क्या सीएम सरकार इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कड़ी कार्रवाई, या क्या सीएम की बात इन लोग के कानों तक नहीं जा रही इन लोगों के? अवधेश, आवाज आ रही है? जा रही है। अगर हम बात करें, जी मुझे आपके पास मिल रही, क्या आप तक आ रही है? जी बताएं अवधेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही, बताएं अवधेश, बताएं। कि मशीनरी सिस्टम द्वारा जो है सीएम तो सारी, अब देखिए, हाँ जी, मैं आपसे बता दूं प्रबुद्ध, जैसा कि अभी शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले जब ट्वीट किया और बेड उपलब्धता होने की जानकारी दी, तो कहीं ना कहीं हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं उनको इस बात का यकीन वो काफी नॉर्मल है और काफी हद तक उनके हाथ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकारी मशीनरी सिस्टम पर ही भरोसा करके चल रहे हैं। और जो आंकड़े और जो चीजें उन तक पहुंच रही है, हम इस बात को साफ तौर पर कह सकते हैं कि जमीनी हकीकत जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान तक या ब्यूरोक्रेसी के जो उच्च अधिकारी हैं उन तक
नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मीडिया लगातार इन स्थितियों को दिखा रही है, हम भी लगातार वो तमाम आंकड़े, वो तमाम तस्वीरें पेश कर रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके इस बार कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और वो तमाम मशीनरी केवल अपने आंकड़ों पर ही भरोसा कर रही है। और इस तरीके के जो आंकड़ों का फेरबदल किया जा रहा है, जैसे मैंने आपसे बताया कि आंकड़ों के माध्यम से तमाम जो 20,000 से अधिक बेड उपलब्ध होने की जानकारी चीजों को देखकर आपको प्रसन्नचित्त तो ये सोच कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है, जिसकी वजह से आगे जो उपलब्धता होनी चाहिए, आगे जो तैयारियां की जानी चाहिए, वो है कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार का ये तमाम जो रवैया है, जो तमाम चीजें हैं, ये जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ये महज आंकड़ों में और इन चीजों पर देख रहे हैं जो कि उनको बताए जा रहे हैं। अब ये बताइए आप, इतने बेड खाली बताए जा रहे हैं 20,000 बेड, जबकि हकीकत में आप किसी भी भी ऑक्सीजन के लिए आपको एक ही चेपी का डोल लगाना पड़ेगा, लंबा इंतजार। ठीक है, अवधेश बने रहेंगे अभी साथ में आगे जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस समय महामारी का शिकंजा। लखनऊ में जिस तरह से महामारी फैली हुई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फैली है, और सारे प्रदेश, लगभग सभी प्रदेश, जिस तरह से महामारी आक्रामक रूप लेती जा रही है, वो निसंदेह बहुत दुखद है और चिंता करने वाली है। के न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग तो 100% करें, उसके अलावा सैनिटाइजर जरूर करें और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। आपको बता दें, इस समय कोरोना बहुत व्यापक रूप से बढ़ रहा है और ज़्यादा चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ राजधानी लखनऊ से भरत सेठी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। भरत, आवाज़ आ रही है भरत हमारी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, आपसे भरत जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की सरकार ने? बिल्कुल, आपको बता दें कि साप्ताहिक बंदी का यूपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। संडे के दिन पूरा व्यापारी पूरा बंद रहेगा, पूरा मार्केट सब तरीके की बंद रहेगी, मेडिकल से रिलेटेड छोड़ के पूरी मार्केट को सैनिटाइज किया जाएगा। देखिए, लगातार नाइट कर्फ्यू का तो कई दिनों से चल रहा है। रात को पहले ये 9 बजे से सुबह 6 तक, लेकिन इसका टाइम अप करके 8 बजे से कर दिया गया। मतलब 8 बजे से सारा नाइट कर्फ्यू हो जाएगा, कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। स्थिति बेहद गंभीर है, चिंताजनक है। डीएम स्वयं जो लखनऊ के हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। लगातार प्रयास कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी लगातार
होम आइसोलेशन के बाद भी लगातार वर्चुअल कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों से जानकारी प्राप्त करें और नजर बनाए रखें। लेकिन स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। 27,000 से पार यूपी में आंकड़ा पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ की केवल बात करते हैं तो 6500 से पार हुआ है 24 घंटे के अंदर और 35 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। चिंताजनक स्थिति लखनऊ की जरूर है, लेकिन सरकार सख्त कदम उठाने का लगातार प्रयास कर रही है। कोविड हॉस्पिटल्स की तैयारी लगातार कर रही है। सारे हॉस्पिटल्स की बात की जाए, जो हॉस्पिटल ओपीडी को बंद कर दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार केसों का इजाफा होना बहुत बड़ी चिंता का जनक है। सरकार तमाम तरीके के प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन उस प्रयासों पे अभी सफल होती नजर नहीं आ रही है। कई लोगों से ऐसे हम लोगों ने बात करी जो कोविड पॉजिटिव है, लगातार वो 1075 पे कॉल कर रहे हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहां से उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार कॉल करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जा रही है। हमारे साथ कई ऐसे लोग थे जिनका परिवार कोविड पॉजिटिव हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल तक में कोविड जांच के लिए लगातार परेशान है। 8-8, 10-10 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूरा जब परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया, खुद को उन्होंने होम आइसोलेशन में चले गए। भरत, खबर आई थी बीच में कि प्राइवेट अस्पतालों को भी मर्ज किया जा रहा है, यहाँ भी कोरोना मरीजों का इलाज हो। क्या राजधानी में कितने ऐसे अस्पताल हैं? बिल्कुल, सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स को जरूर मर्ज किया गया है। कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर जारी की गई है कि वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल पे इलाज होगा। एक निर्मित जो अमाउंट भी निर्धारित किया गया है, अगर कोई भी लापरवाही करता है या फिर लोग कोई उस अमाउंट से अधिक कोई चार्ज करता है पेशेंट से, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री भी इस पर नजर बनाए रखे हैं और लगातार एक्टिव हैं, क्योंकि केंद्र से भी लगातार बैठकें चल रही है कि प्रदेश में इस महामारी को कैसे रोका जाए। लेकिन अभी की अगर स्थिति साफ तौर पर बता दे कि स्थिति सामान्य नहीं है, बेहद भयावह स्थिति राजधानी लखनऊ की होती जा रही है। लोगों के अंदर खौफ जरूर हो गया है। लॉकडाउन की बात करते हैं तो सरकार के लॉकडाउन का व्यापारी लोग इंतजार कर रहे थे। इस बार खुद हर बार व्यापारी को देखा गया कि लॉकडाउन का विरोध किया, लेकिन जो स्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने खुद एक लॉकडाउन लगा दिया है अपनी दुकानों को बंद करने का। 17 तारीख से अच्छा कदम है जी। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लोग जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है हर एक व्यापार एरिया के, उन्होंने सिर्फ दुकानों को लॉकडाउन कर दिया है, दुकानों को बंद कर देने का आदेश दे दिया। 20 तारीख तक लोगों की दुकानें बंद रहेंगी, 21 से पुनः वो विचार करेंगे खोलने का। लेकिन जिस तरीके से स्थिति है, सरकार खुद आगे ना आके सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है वो दुकानदारों ने अपनाई है। ठीक है भरत, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से, जो पल पल के अपडेट दे रहे हैं हम लोगों को। आपको बता दें, इस समय जो है कोरोना अपने चरम पर है और के न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। आपको बता दें कि इस समय के न्यूज़ का एक मुहिम है कि सरकारी सेवाओं में जो जनता को मिलनी चाहिए, मरीजों को, वो 100% मिले, उसके लिए प्रयासरत है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है। हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामारी का शिकंजा हम बात कर रहे हैं इस समय, महामारी का शिकंजा। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है, तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में।
बेड की बेहद कमी है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। बढ़ते मौत के मामलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल उठता जा रहा है। प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। देश में कोरोना के ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में स्थिति यह है कि मरीजों को बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जबकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उपलब्ध हों, लेकिन कमी लगातार बनी हुई है, मौत बढ़ती जा रही है। प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है, असली आंकड़े सामने नहीं ला रहा है। लखनऊ में लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। शमशान घाट में टोकन मिल रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी समय दिया जा रहा है, 12-12 घंटे की लाइन लग रही है। अभी गाजियाबाद में फुटपाथ पे लाशों को रखा गया था इंतजार में दाह संस्कार के लिए। वहीं कई प्रदेशों में स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें स्वतः बंद कर दी हैं, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है प्रशासन लगातार, लेकिन बेड की कमी बदस्तूर जारी है। कारण क्या है, बेड क्यों नहीं पूर्ति हो पा रही है? हर तरफ से हो रहा है बेड नहीं है, खाली नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड हो या नॉर्मल बेड हो, कमी हर जगह दिखाई जा रही है। कई राज्यों में देखा जा रहा है कि एक एक बेड में 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एक बेड में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है और दावे किए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन मजबूरी बेड नहीं है तो एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि सारी उपलब्धता है, ना वैक्सीन कम है, ना ऑक्सीजन कम है, ना बेड कम है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अस्पतालों में बेड नहीं है। अधिकांश अस्पतालों में बेड की कमी है। होटलों को, प्राइवेट ऑफिसों को मर्ज किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में, वो दावे खोखले साबित हो रहे थे। हर तरफ कोरोना का हाहाकार है, ऐसे मौके पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। और इसी खबर को लेकर अलग अलग प्रदेश जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से चित्रा पटेल हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। देहरादून से अशोक कुमार जुड़े हैं इस समय हमारे साथ। और बिहार के बस्तर से अनीस पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रा पटेल, आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दुर्ग के हालात बेहद चिंताजनक हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीजों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में आज क्या स्थिति है, क्या ग्राफ है? जी, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। लगातार हॉस्पिटल वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सरकार यह कह रही है कि अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार ने कल ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि 13,000 अधिक ऑक्सीजन बेड की लक्ष्य रखा है। कल की आंकड़ा कल देखें तो कल 15,000 की तक पहुँच चुकी है। संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर का देखें तो जो राजधानी में करीबन 4,000 के तक पहुंच चुकी है आंकड़ा, उसमें से 138 की मौत हुई है और रायपुर से 61 की मृत्यु हुई है कोरोना से लेकर। इस तरह से देखें तो लगातार आंकड़ा बढ़ रही है और बेकाबू हो चुका है कोरोना। हर व्यक्ति सोचता है कि कहीं वो संक्रमित न हो जाए और जनता में भी जागरूकता नजर आ रही है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन है। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सुबह तक लॉकडाउन रखा गया है, जिसमें आज 17 तारीख हो चुका है और यह सूत्रों से यह पता चला है कि लॉकडाउन 5 दिन और बढ़ाने की सरकार की तैयारी चल रही है ताकि कोरोना काबू हो सके और लोग सुरक्षित हो सके। वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ में कमी है। सरकार ने 285 की और मांग रखी है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी तक कोई भी राज्य ने वेंटिलेटर को लेकर मांग नहीं की गई है और सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से देखें तो छत्तीसगढ़ में विपक्ष पार्टी को देखें तो कल विपक्ष पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी पुंडेश्वरी है, वो उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों से कल बैठक ली और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर भाजपा के पदाधिकारी जो हैं वो अपने 1 महीने का वेतन सरकारी कोष में देंगे और उसमें वो अपने विधानसभा में 25 लाख रुपया
भी देंगे और अपने विधानसभा के स्थिति को जनता के साथ खड़े होकर उनकी खड़े होंगे, उनकी समस्याओं का जूझेंगे और हर दुख में उनके साथ खड़े होंगे। और इस तरह से बीजेपी भी ने प्रेस कोरोना नेगेटिव आ रहा है, फिर क्यों बंदा मर रहा है? 18 अप्रैल को और तुम कोरोना जिसको कोरोना चाहिए उसको तुम कोरोना पेशेंट के पास लेटा रहे हो। प्रदर्शन करेंगे भाजपा पदाधिकारी, भाजपा का चित्रा ठीक है, ये तो हो गई बात। अब हम बात कर रहे हैं इस समय जो है रायपुर में आप हैं, सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है दुर्ग जिले की। वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं। वहाँ क्या व्यवस्था की गई बेडों की? वहाँ भी बेड की कमी है। रखेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष पार्टी भी कोरोना के जिस तरह से स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में उसको लेकर चित्रा आज हम लोग व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, बेड की कमी जिस तरह से पक्ष विपक्ष की बात आगे करेंगे। अभी जो व्यवस्थाओं की बात हो रही है, जो बेड कम है, तो सरकार क्या तैयारी कर रही है? सरकार लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चित्रा आवाज आ रही है हमारी? सरकार ने क्या तैयारी की है? क्या निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल बनाने का प्लान है? कुछ गाइडलाइन जारी हुई है? कल ही 13,000 करीबन ऑक्सीजन बेड की लक्ष्य रखा है, तैयारी कर रही है। निजी और प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर और शासकीय हॉस्पिटलों को लेकर पूरी तैयारी में है और कोरोना को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने केंद्र सरकार से भी 285 वेंटिलेटर की भी एडवांस में उपलब्ध कराने के भी उन्होंने पत्र लिखा है 12 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने। और इस तरह से कोरोना को लेकर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया रहे पत्र में क्या कुछ मांगे की गई केंद्र सरकार से? पत्र में शासकीय जो हॉस्पिटल है उसमें तो खूबचंद बघेल के तहत वो इलाज हो ही रही है, लेकिन प्राइवेट के हॉस्पिटल में जो पूर्व में 75 हॉस्पिटल को दी गई थी निजी हॉस्पिटल को, उसको बढ़ाकर 160 कर दी है। उनको भी खूबचंद पड़े डॉक्टर खूबचंद बघेल के जो स्वास्थ्य बीमा जो योजना है राज्य सरकार की, उसको भी जोड़ दिया है। उसको उसके तहत में प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर इलाज भी शुरू करा दिया है। इसके लिए भी शासकीय हॉस्पिटल को सुविधाएं जनता के लिए जोड़ दिया गया है और जनता के लिए कोरोना का जो इलाज है उसको दर को भी कम किया गया है ताकि आर्थिक बोझ न पड़े जनता को। इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है और इस तरह से सरकार पूरी तैयारी में है जनता के लिए कि जनता बचे, कोरोना से बचे रहे। इसके लिए गाइडलाइन की है और बार बार समझाई दे रही है कि लोग घर से बाहर ना निकले। ठीक है चित्रा, आपसे बात करेंगे। हम इस समय बात करते हैं देहरादून चलते हैं, हमारे संवाददाता वहाँ पे अशोक कुमार मौजूद हैं। अशोक, क्या ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल प्रदीप, जैसे मैं बता दूं, जिस तरह से अब लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जब से ये दूसरी लहर आई है, कहीं ना कहीं संकट का जो खतरा है वो अब और लोगों के सर पे मंडराता ही जा रहा है। प्रशासन द्वारा भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ज्यादातर इनका जो संक्रमित जो हो रहे हैं वो युवा पीढ़ी ज्यादातर हो रही है, जिसके चलते पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो सबसे सर्वाधिक मामले 2402 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि देहरादून पहले पायदान पर रहा है और 1000 के पार का आंकड़ा तकरीबन 1051 पहुंच चुका है। वहीं बात की जाए तो दूसरे पायदान पर हरिद्वार बरकरार है। हरिद्वार में भी 500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जो आंकड़े अभी इस समय बढ़ रहे हैं उसका कारण है 4 मैदानी क्षेत्र, जो कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर है। इन चारों जिलों में जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। अशोक, इस समय वहाँ पर जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो बेडों की स्थिति क्या है अस्पताल में? क्या समुचित व्यवस्था है या कमी है बेडों की? बेड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो प्रदेश भर में प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर 30,000 बेड हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम राजधानी देहरादून में प्रदेश का सबसे बड़ा दून अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो बेड की जो व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस समय स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है। आलम वहाँ पर इस समय ये है कि अगर जितने बेड की मात्रा वहाँ पर अभी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, अगर कोई कोविड का मरीज वहां पर आता है तो पहले की हालत स्वस्थ होकर तब दूसरे को बेड दिया जा रहा है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अभी इस समय बेड उपलब्ध नहीं है।
यानी कि अगर अनुमान अगर लगाया जाए कि अगर वहां पर 50 बेड है तो 50 मरीज भी हैं, और अगर कोई अगला मरीज आ जाता है तो पहले वाले के मरीज को खाली कर तब दूसरा बेड दिया जा रहा है। इस समय कहते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़े दून अस्पताल में बेड की शॉर्टेज चल रही है। वहीं अगर बात की जाए कल जिस तरह से अभी आप अशोक, अभी आप बता रहे हैं कि जब एक मरीज ठीक हो जाता है उसके बाद दूसरे मरीज को वहाँ शिफ्ट किया जाता है, अगर वो मरीज नहीं ठीक हो रहा तो उसके बाद वो दूसरे मरीज का क्या कर रहा है? क्या कोई व्यवस्था है अलग से? कोई रिजर्व बेड है व्यवस्था वहाँ पे, या इंतजार होगा कि वो सही हो उसके बाद उसका दूसरे का इलाज होगा? उसी को लेकर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो है कि दून अस्पताल द्वारा ये कदम उठाया गया है कि जल्द से जल्द जो बेड की व्यवस्था है उसको बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ ये बातें अब सामने आने लगी है कि दून अस्पताल को पूरी तरह से, जिस तरह से जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो पूरे दून अस्पताल को कोविड के लिए आरक्षित कर दिया गया था। कहीं ना कहीं अब सूत्रों के हवाले से ऐसी बात आ रही है कि जिस तरह से दूसरी लहर बढ़ रही है और सबसे ज्यादा जो मामले देहरादून जिले से ही आ रहे हैं, तो उसको लेकर अब पूरे दून अस्पताल को एक बार फिर से कोविड के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। अच्छा अशोक ये बात पूछना चाहेंगे, दून अस्पताल हो गया, दून में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां कोविड का इलाज हो रहा है मरीजों का, और कितने बेड हैं? अशोक, हमारी आवाज आ रही है? जी प्रदीप, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कितने अस्पताल हैं जहां कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है दून में, और कितने बेड सुनिश्चित किए जा चुके हैं अभी तक? देखिए, बेड की संख्या मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, अभी कुल प्रदेश भर में 30,000 बेड यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कल खुद जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने भी रायपुर स्टेडियम में पेड कोविड केयर सेंटर बनाने की भी अनुमति दी है, जिसमें कि 500 बेड को आरक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जिस तरह से बात की जाए, महाकुंभ अभी चल रहा है, महाकुंभ में जितने भी पुलिसकर्मी, बीएसएफ की फोर्स और आईटीबीपी की अन्य जो भी टीमें तैनात है उनकी भी जांच की जाएगी। यानी कि जितने भी जो जब ये महाकुंभ खत्म होगा उसके बाद जितने भी जो वहाँ पर टीम में तैनात है, जो भी टीमें तैनात है, वो जब यहाँ पर आएंगे तो उनकी जांच की जाएगी और उनको वहाँ पर रखा, और जो भी उनमें संक्रमित पाया जाता है, तबीयत खराब पाई जाती है, तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन अभी कह सकते हैं कि बेड को लेकर अभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहीं ना कहीं ढील, जिस तरह से अभी संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है देहरादून में, कहीं ना कहीं सरकार, स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को और अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। ठीक है अशोक, साथ जुड़े रहेंगे अभी आप। अब बात करते हैं बिहार से, जहां हमारे संवाददाता इस समय अनीश पाठक हैं। अनीश, क्या स्थिति है वर्तमान में बिहार की कोरोना को लेकर? जी, बात करें ये बक्सर जिले की और बिहार की आइसोलेशन, यहाँ पे संख्या काफ़ी बढ़ाई गई है और कोविड-19 को मद्देनजर रखते, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी संख्या में बेड आइसोलेशन सेंटरों की बढ़ाई गई है, ताकि आने वाले मरीजों की जो संख्या जो बढ़ाई गई है, क्या पर्याप्त है? जो मरीज जिस तरह से आ रहे हैं प्रदेश में और राजधानी पटना में या आसपास के जिलों में, उनको देखते हुए जो संख्या बढ़ाई गई, क्या वो पर्याप्त है? जी, अगर बात की जाए तो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन है मरीजों के इलाज के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन बेड हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रचुर मात्रा में कर दी गई, ताकि आने वाले मरीजों की दिक्कतें ना हो। अगर इससे ज़्यादा मरीज बढ़ सकते, बहुत आसान है, ऐसे में ज़्यादा मरीज बढ़ सकते हैं तो बेडों की कमी महसूस की जा सकती है। जी, ठीक है। दिल्ली से हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं चंदन झा। चंदन, क्या ताज़ा हालात क्या है? बेडों की संख्या क्या, कमी क्या है, कितनी कमी है बेडों की वहाँ कोरोना मरीजों के लिए? जी प्रदीप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति ये है कि हर दिन कोई ना कोई डेथ जो अप्रासंगिक है वो होती जा रही है। अभी जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो एक 28 साल के नवयुवक की डेथ हो गई है। हालांकि कोरोना निगेटिव था, लेकिन जो उन्हें रखा गया था वो कोरोना पेशेंट के आसपास ही रखा गया था, कोरोना पेशेंट के आसपास में रखा गया था, जिस वजह से कोरोना पॉजिटिव हो गया, उनकी डेथ हो गई। ये कहीं ना कहीं अनियमितता है हॉस्पिटल्स में ही। और बात करें बेड की तो जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, कोविड के जो इस कुल मिला के 5,000 के आसपास बेड्स अभी बची हुई है यहाँ पर। जो बेड है दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ये कहा है कि बेड्स हैं हमारे पास, पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, लेकिन
जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप किसी खास हॉस्पिटल, खास अस्पताल के लिए हमें प्रेशराइज ना करें, क्योंकि हर हॉस्पिटल्स में, हर कोविड सेंटर्स में, हर कोविड केयर सेंटर्स में जो बेड्स हैं वो प्रचुर मात्रा में है और वहाँ पे कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतना कहने के बावजूद भी अभी पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज़्यादा केसेस कोविड पॉजिटिव की आई है और 141 से ज़्यादा डेथ हुई है, तो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। और ये जो चौथा लहर, फोर्थ स्टेज है इस कोरोना का, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये एयरबॉर्न वायरस भी है और हवा से भी ये फैलता है, सतह से भी फैल रहा है, पानी से भी फैल रहा है। जी हाँ, ये अहम बात है, ये अहम बात है चंदन, कि ये वायरस हवा में ज़्यादा घातक है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं महामारी का शिकंजा। जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, चिंताजनक हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पटना से, दिल्ली से। आपको बता दें कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों में बेड की बेहद कमी हो गई है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन है, आपको बता दें, प्रशासन मौत के आंकड़े लगातार छुपा रहा है। देश में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से चित्रा पटेल रायपुर से जुड़ी है। चित्रा, जिस तरह से कोरोना महामारी का इस समय पूरा चरम पर है महामारी, बेड की कमी है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में जब भीड़ वहाँ से मॉब निकल रहा है, तो प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था करी है, सोशल डिस्टेंसिंग की या साधन उनको घर तक पहुँचाने की या और तरीके की क्या व्यवस्था करी है प्रशासन ने? जगह निकल लिया, इतना लंबा फ्रेम बना रखा है। चित्रा, हमको सुन पा रही हैं? ये हल्ला हो रहा है, बात सुनाई दे रहा है। चलिए हम बात करते हैं दिल्ली से। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जो पलायन की बात हो रही है, जिस तरह लोग भीड़ वहाँ से पलायन कर रही है अपने अपने वतन वापसी के लिए, तो देखा जा रहा है कि चाहे वो आनंद टर्मिनल हो, चाहे वो लोकमान्य तिलक टर्मिनल हो, बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, भारी भीड़ वहाँ पे देखी जा रही है। परिवार सहित अकेले लोग बैग टांग करके निकल, तो वो जो भीड़ है वो भी संक्रमण का एक बड़ा कारण है। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय सरकार ने किए हैं या कोई ऐसी व्यवस्था करी है कि सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुँचाने के लिए कुछ साधन मुहैया कराए गए हों? क्या कुछ किया है? चंदन, हमारी आवाज़ आ रही है? आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे, किस तरह से लोग अपने अपने घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, बसों की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी तरह से घर पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने पिछला दौर देखा हुआ है। हमारे साथ बिहार से अशोक कुमार इस समय है। अशोक,
देहरादून से अशोक, क्या हालात हैं जो घर पलायन वापसी कर रहे हैं मजदूर, उनकी व्यवस्था कुछ करी है प्रशासन ने वहाँ उनको सुरक्षित घर पहुँचाने की? देखिए, अगर यहाँ पर घर वापसी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बार फिर से वही डर का माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह से, क्योंकि हमने देखा था लोग जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो पूरी तरह से बसों को और ट्रेनों को जिस तरह से रोक दिया, तो लोग बागों के कहीं ये सामने ये खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर दिक्कत शुरू हो गई थी, जिसके चलते लोग बाग अपने घरों के लिए वापस निकलने लगे। बड़ी संख्या में पलायन हुआ और इतना ही नहीं, कई तरह की घटनाएं भी सामने आई। हमने एक केस ऐसा भी देखा था कि ट्रेनों की पटरियों पर लोगों के शव भी बरामद हुए थे। ऐसे भी कई मंजर देखे, जिसके चलते एक बार फिर वही एक जो डर है लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो बैठ गया है। ऐसे लोगों के मन में यही बात एक बार फिर से वही बातें दोहराने सामने आने लगी हैं। लोगों के दिमाग में फिर से वही बातें आने लगी हैं कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा हो सकता है, जिसके चलते वो पहले से ही अब वो मूव करने लगे हैं अपने घरों की ओर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक सरकार द्वारा ऐसी कोई भी तैयारियां इसको लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात यहाँ पर देहरादून, अगर हम पर्टिकुलर देहरादून की यहाँ पर बात करते हैं तो देहरादून में जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर ये सूत्रों के हवाले से ये बात आ रही है जल्द से जल्द सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। जिस तरह से अशोक यहाँ बात करेंगे, कुंभ चल रहा है इस समय, जैसा आपने बताया कि देहरादून पहले नंबर पर है और हरिद्वार दूसरे नंबर पर। अभी 27 तारीख को शाही स्नान होना है, 21 तारीख को विशेष स्नान होना है, 30 तारीख को कुंभ का समापन है, महाकुंभ 2021 का समापन है। तो जो भीड़ उसके बाद वापसी करेगी, उस दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी, उसके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ करेगा? या वहाँ पे जब लोग वापस जा रहे होंगे तब वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो क्या उनको कोरोना पॉजिटिव मरीजों को वैसे ही भेज दिया जाएगा या उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा? कुछ ऐसी गाइडलाइन तय की है प्रशासन ने या सरकार ने? यहाँ पर अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है, अभी जैसे कि जब वो वापस आएंगे, जब महाकुंभ खत्म होगा, वापस आएंगे तो प्रशासन के लिए 2 गज की दूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे, लेकिन हमने खुद जब इसको पूरा कवर किया, जब हमने खुद वहां पर देखा तो कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां साफ उड़ती दिखाई दी। खुद मेला आईजी के साथ संजय गुंजियाल का ये बात कहना है कि किसी भी तरह की महाकुंभ में इस टाइप जो घटनाएं होती हैं वो ना हो, उस पर प्रशासन का मेन फोकस रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी जगहों पर बड़ी घटनाएं होने के पूरे चांसेस बने हुए होते हैं, पूरे आसार बने हुए होते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन का जो है मेन फोकस उस पर रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में नियमों का पालन करवाना खुद अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है, यही एक लापरवाही का नतीजा है जो आज संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं जो दर है, जो इसके संक्रमित की जो दर है वो भी 3.65% तक पहुंच चुकी है। और आज एक जो बैकलॉग का जो डेटा है वो हमारे पास 35,000 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि अगर हम एक अनुमान लगाए, जो 35,000 के पास का जो आज हमारे पास बैकलॉग का जो डेटा पहुंच चुका है, अगर 3.65% तक का वो आंकड़ा है तो रोजाना 1500 से 2000 मरीजों का आंकड़ा सामने आ सकता है। और यही कारण है जिसमें जो देहरादून राज्य है, देहरादून जो जिला है, उसमें लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा अब सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आ रही है, जो लॉकडाउन की जो नाइट कर्फ्यू की जो स्थिति है, इस समय 10:30 से सुबह 5 बजे का नाइट कर्फ्यू का समय है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है, जो कि अब 8 से 5 किया जा सकता है। तो ऐसी लेकर बातें सामने आ रही है। ठीक है अशोक जी, आपको थोड़ा रुके। इस समय बिहार चल रहा है, अनीश पाठक हमारे सहयोगी वहाँ पर हैं। अनीश, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिहार के मजदूर दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूपी के हैं। तो जब दिल्ली से पलायन करके बिहार वापस लौटेंगे तो अभी ही इतना संक्रमण का जो ग्राफ है बढ़ा हुआ है, बिहार में केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, फिर जब ये पब्लिक वहाँ से लौट रही, मजदूर पलायन करके वापस अपने घर आ रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन ने कुछ क्या किया है, कुछ तैयारी प्रशासन ने? क्योंकि संक्रमण बढ़ने के 100% चांसेस हैं कि वो लोग इतनी भारी तादाद में वापस अपने प्रदेश आएंगे। जी, कहीं ना कहीं कहने की बात ये है कि अगर बिहार के मजदूर जो है या बिहार के लोग जो है वो अदर राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गए, बंगाल हो गए, कर्नाटक हो गए, उड़ीसा हो गए, पंजाब हो गए, ऐसे अलग अलग राज्यों में वो जाया करते हैं। तो खास बात ये रही कि अगर उधर से वो वापस अपने जिले आते हैं
तो वो कहीं ना कहीं संक्रमित का शिकार हो सकते हैं। और इसको लेकर के सरकार के द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी की है। अभी फिलहाल बक्सर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिना जांच कराए हुए ट्रेन से उतरे यात्री धक्का मुक्की करते हुए और भागने की कोशिश की, काफी संख्या में भाग भी गए। तो ऐसे में संख्या बढ़ सकती है, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसको लेकर के प्रशासन के अधिकारी या यूं कहे तो बिहार सरकार की इस पर कोई ध्यान नहीं। ठीक, हम चलेंगे इस समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमारी सहयोगी चित्रा पटेल मौजूद हैं। चित्रा, वहाँ भी क्या स्थिति ऐसी है कि वहाँ से जो दिल्ली से वापस आएंगे, छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी मजदूर वहाँ पे दिल्ली में हैं और काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी पलायन करके वापस आएंगे और आ रहे हैं, तो वहाँ क्या प्रशासन ने कुछ तैयारी की है उनके आने के बाद, उनके टेस्टिंग या कुछ के लिए? जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बाहरवासी आने वाले मजदूरों के लिए व्यवस्था की जा रही है, उन्होंने निर्देश किया है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाई गई है, वहां पर उनको रखा जाएगा, उनके खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने कल संस्थाओं से, समाज सेवकों से, जो संस्था से वर्चुअल बैठक की, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि सरकार के पास साधन की सुविधा कम है, इसलिए उनसे मदद मांगी है और कहा है कि उनकी संकट काल में, कोरोना का जो संकट काल है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें वो सहयोग मांगा है। उसमें समाज का जो पदाधिकारी है उन्होंने भी सहयोग करने के लिए राजी हुए और वो अपने क्षेत्र में जो जिस तरह से जो सुविधाएं बन सके वो पूरी भरपूर सुविधा करेंगे। खाने पीने से लेकर क्वारंटाइन सेंटर जो उनके पास उपलब्ध है, जो समाज का जो भवन है उसको भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने का चित्रा यहाँ पे ये बात करेंगे, रायपुर ही राजधानी में जो बाहर से लोग आएंगे सीधे रायपुर ही आएंगे अधिकांश लोग, तो क्या रायपुर में बेडों की पर्याप्त, मान लीजिए कि एकदम से केस बढ़ जाते हैं, अचानक कोरोना संक्रमित मामले ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या वहाँ पर उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार या प्रशासन तैयार है कि अगर एकदम से केस बढ़ जाते हैं तो उनको उचित बेड मिल जाए और इलाज उनका समुचित हो जाए? क्या तैयारी है पूरी? अभी वर्तमान में 170 संस्थाएं काम कर रहे हैं, उसमें से 2023 करीबन बेड उपलब्ध है और खूबचंद बघेल के तहत जो सरकार ने अभी जारी किया है 170 संस्थान और लगे हुए हैं और खूबचंद बघेल के तहत इलाज किया जा रहा है कोरोना को लेकर, तो उसमें बेड अधिक से अधिक और बढ़ाई गई है। करीबन 38,000 और बेड बढ़ने की उसमें उम्मीदें हैं। सरकार ने 13,000 ऑक्सीजन बेड का लक्ष्य रखा है, जो उसके लिए तैयारी चल रही है। और वेंटिलेटर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीबन निजी और शासकीय को जोड़ के 510 वेंटिलेटर है। पूर्व में केंद्र सरकार ने 230 वेंटिलेटर दिए थे, जिसमें से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो जारी किए उसमें 70 वेंटिलेटर थे, उसको खराब था, जो सुधार कर उसको यूज किया जा रहा है और 66 वेंटिलेटर खराब पड़े थे, उसको भी सुधारा जा रहा है, उसमें से 4 वेंटिलेटर खराब ही हैं। इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने अपना विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने बताया था और केंद्र सरकार से 285 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। और इस तरह से अगर केंद्र सरकार से अगर मदद मिल जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार को वेंटिलेटर अधिक और मिल जाती है, तो पूरी तरह से अगर केंद्र से मदद मिल जाती है तो स्थिति सामान्य हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कई प्रदेशों के हमारे सहयोगी किस तरह अपडेट दे रहे हैं, ताज़ा जानकारी आगे भी देते रहेंगे हम लोग, और जुड़े रहिए हमारे साथ और ताज़ा अपडेट के लिए समय समय पर आगे जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल याद दीजिए बुलेटिन उतना ही, बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।